विराट की आंखें शनाया को ढूंढ रही थीं। कमरे की हालत देखकर विराट को पक्का यकीन हो गया था कि कोई आकर शनाया को लेकर गया है, लेकिन कौन हो सकता है? विराट उस पल को सोचने लगा जब वो अपने घर से निकला था और उसकी गाड़ी पर हमला हुआ था। गाड़ी पर गोलियां चले जा रही थीं और ड्राइवर के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। तब विराट ने गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हुए ड्राइवर से कहा, तुम साइड की सीट पर जल्दी से शिफ्ट हो जाओ और सर नीचे रखो, ठीक है? विराट ने गाड़ी की स्पीड 150 करके गाड़ी को ऐसा भगाया कि हमलावर बहुत पीछे छूट गए। इतना ही नहीं, विराट ने गाड़ी का रूट भी चेंज कर दिया। एक पतली सी गली पकड़ते हुए विराट ने गाड़ी को महेशमती गैराज के पास रोक दिया। विराट गैराज के काउंटर पर गया और उसने काउंटर पर काम कर रहे लड़के से कहा, हाय, मेरा नाम विराट है। राजा बीकानेरी ने कहा था कि कभी भी इमरजेंसी हो तो मैं यहाँ महेशमती गैराज में आकर कांटेक्ट करूं। गैराज के काउंटर पर बैठे लड़के ने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, पासवर्ड बताओ। विराट को राजा बीकानेरी ने बाहुबली गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देते समय बाहुबली गैंग का पासवर्ड भी बताया था, इसलिए विराट ने तुरंत ही पासवर्ड बताते हुए कहा, कान्हा सो जा जरा। लड़के ने जैसे ही पासवर्ड सुना वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोल पड़ा, प्लीज बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? विराट ने अपनी गाड़ी की हालत दिखाते हुए कहा, अभी अभी मेरी कार पर गोलियां बरसाई गई हैं। कार की सीट में जो बुलेट लगी हुई उन्हें देखकर बता सकते हो कि ये किसका कारनामा है? विराट की बात सुनकर लड़के ने बेफिक्री के साथ कहा, ये सब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। विराट अंदर के कमरे में आते ही चौंक उठा। बाहर से जो एक टूटा फूटा गैराज दिखाई दे रहा था वो अंदर से एसी और महंगे फर्नीचर के साथ बनाया हुआ कैबिन था। सबसे शॉकिंग बात थी, वहां एक छोटा रोबोट था जो कैबिन का केयरटेकर था। रोबोट ने विराट को रोकते हुए कहा, आपका नाम विराट राजगिरी है जो मेरे डाटा में दिखा रहा है। अगर आप आगे सीक्रेट रूम में जाना चाहते हैं तो पासवर्ड बताना होगा। कान्हा सो जा जरा। विराट के पासवर्ड बोलते ही रोबोट ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए विराट से कहा, अंबा घणी राम राम सा, बाहुबली गैंग के सीक्रेट कमरे में आपका स्वागत है। जैसे ही रोबोट ने स्वागत है कहा, एक अलग ही अलार्म जैसा म्यूजिक बज उठा। दरवाजा धीरे से खुला। विराट को ये सब अजीब लग रहा था, पर जैसे ही विराट सीक्रेट रूम में पहुंचा उसका दिमाग चकरा गया। कमरे में कम से कम 100 टीवी स्क्रीन लगी हुई थी और शहर के हर गली नुक्कड़ में कब कहां क्या हो रहा है उसका लाइव ट्रेस हो रहा था। ये सब देखकर विराट ने लड़के की ओर देखा और पूछा, ये सब क्या है? लड़के ने हंसकर बताया, जैसे लोग शेयर मार्केट के लिए पल पल की खबर रखते हैं, वैसे ही अपने धंधे में हर गली नुक्कड़ पर कौन कहां लूट मचा रहा है, माल की हेरा फेरी कर रहा है, सब देखना पड़ता है। इतना कहते हुए लड़के ने 1 घंटे पहले विराट के घर से कोठारी हाउस के बीच के रास्ते की रिकॉर्डिंग दिखाना शुरू करी। लड़के ने हमला करने वाली गाड़ी को जूम किया और ड्राइवर का क्लोजअप दिखाते हुए बोल पड़ा, ये तो जिंगा गैंग का मल्हार है, आप कहो तो मैं इसे उठवा लूं? विराट ने तुरंत ही ना कहते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे कोठारी हाउस जाना है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने अपना नाम अतुल बताया तो विराट ने अतुल को दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम कभी जिंगा गैंग के हिस्सा रहे हो? क्या तुम्हारा उनसे कोई कनेक्शन? विराट की बात सुनकर अतुल ने ना में जवाब देते हुए कहा, जिंगा गैंग बहुत खतरनाक है, वो 4 हिस्सों में काम करती है। 3 दिन पहले जो बीजापुर में मार्केट में ब्लास्ट हुआ था वो जिंगा गैंग ने ही करवाया था। ब्लास्ट करने के लिए उन्होंने कुत्ते के पट्टे में बम फिट किया था। बेचारा कुत्ता भौंकता रहा मगर किसी को कुछ पता ही नहीं चला और जब बम फटा तो पूरे मार्केट में कोहराम मच गया। अतुल की बात सुनकर विराट सोच में पड़ गया।
कितने जालिम है ये जिंगा गैंग वाले। जिंगा गैंग के बारे में अतुल और भी बहुत कुछ विराट को बताना चाहता था, लेकिन विराट को कोठारी हाउस भी पहुंचना था। विराट ने अतुल को बताया कि वो जिंगा गैंग की डिटेल्स मैसेज कर दे। विराट वहां से निकल आया। विराट को टेंशन हुए जा रही थी। एक ओर उसने अनजाने में जिंगा गैंग के साथ पंगा ले लिया था, तो दूसरी ओर मानसी ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो रिया के मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, और अब शनाया गायब थी। विराट ने सम्राट को हिम्मत देते हुए कहा, चिंता मत करो सम्राट सर, शनाया को कुछ नहीं होगा। शनाया जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तभी धीरे से अलमारी की खुलने की आवाज आई और धीरे से शनाया ने अलमारी से बाहर कदम रखा। शनाया को सही सलामत देखकर सम्राट की जान में जान आई। वो जल्दी से शनाया के पास गया, शनाया को गले लगाते हुए बोला, मेरी जान, मेरा बच्चा, तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? बता क्या हुआ था यहाँ, और तू अलमारी में कैसे पहुंची? विराट ने देखा सम्राट जितनी तेजी से सवाल पूछे जा रहा था, उतनी ही उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। विराट ने सम्राट को शांति रखने की सलाह देते हुए कहा, सम्राट सर, हमें शनाया मिल गई है। वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। तो अब आप रिलैक्स कीजिए और आगे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। विराट ने शनाया को पानी का ग्लास देते हुए पूछा, शनाया, ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें किसी ने पूरे घर के अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया है और तुम्हारे कमरे का कांच तोड़कर अंदर आ गया। क्या तुम बता सकते हो कि वो इंसान कौन था और उसने तुम्हें क्या कहा? विराट की बात सुनकर शनाया ने रात का हादसा याद करते हुए कहा, मैं आराम से सोई हुई थी कि अचानक से खिड़की का कांच तोड़कर एक इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मास्क पहना था, तो पहले तो मुझे लगा कि वो तुम हो जो मुझे डराना चाहते हो, पर जब उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे समझ में आ गया कि वो तुम नहीं थे, और मैंने एक लकड़े का टुकड़ा उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा। वो बेहोश हो गया तो मैंने उसके हाथ और पैर बांध दिए और अब वो पलंग के नीचे है। विराट ने जल्दी से पलंग उठाया और देखा तो एक 22 साल का लड़का पलंग के नीचे बेहोशी की हालत में बंधा पड़ा था। विराट ने पानी का जग लिया और लड़के के मुंह पे दे मारा। लड़के को होश आ गया, मगर जैसे ही लड़के ने अपनी आंखें खोली, विराट ने उसे कॉलर पकड़कर खड़ा किया और एक थप्पड़ मारते हुए चेयर पर बैठा दिया। बताओ कौन हो तुम और किसने भेजा तुम्हें? जल्दी बोलो, किसके लिए काम करते हो? अगर 2 मिनट के भीतर जबान नहीं खोली तो तुम्हारे मुंह में जलता कोयला भर दूंगा मैं। बोलो, किसके लिए काम करते हो? विराट के धमकाने पर लड़का बोल पड़ा, मेरा नाम सचिन है और मैं जिंगा गैंग के लिए काम करता हूं। जिंगा गैंग का नाम आते ही विराट के साथ कमरे में मौजूद सम्राट के चेहरे पर भी चिंता के बादल छा गए। विराट ने सचिन का गला पकड़ते हुए पूछा, जिंगा गैंग का पंगा तो मुझसे है ना? फिर वो कोठारियों पर हमला क्यों करेंगे? झूठ मत बोलो, वरना अभी के अभी तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा मैं। विराट ने सचिन का गला और जोर से दबाया। सचिन से रहा नहीं गया। उसने भी अपने शरीर में जितनी भी ताकत थी उसे इकट्ठा करते हुए विराट को जोर से धक्का दिया और बताया, मैं झूठ क्यों कहूंगा, बल्कि जिंगा गैंग और सम्राट कोठारी का तो बरसों से पंगा है और मेरी जिंगा गैंग के साथ बरसों से दुश्मनी है। पर जिंगा गैंग का विश्वास जीतने के लिए मुझे कोठारी हाउस पर हमला करना पड़ा, और मैं ये हमला नहीं करता तो वो लोग मुझे कभी भी उनकी गैंग में शामिल नहीं करते और मैं कभी भी उनसे अपना बदला नहीं ले सकता। सचिन की बात सुनकर विराट भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। विराट ने सचिन के लिए कॉफी मंगाई और फिर सचिन से शांति से पूछा, क्या तुम मुझे सारी बात डिटेल में बता सकते हो कि तुम जिंगा गैंग में कैसे, जिंगा गैंग असल में क्या काम करता है और कौन कौन है इस गैंग में? विराट की बात सुनकर सचिन ने सम्राट की ओर एक नजर डाली और फिर विराट से कहा, कौन कौन नहीं है इस गैंग में ये पूछो। रास्ते का मैकेनिक, शहर का मिनिस्टर, देश का बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, सोशल वर्कर, तुम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा नेटवर्क है इस जिंगा गैंग का। सचिन की बात सुनकर विराट को एक झटका सा लग गया। उसने सचिन से पूछा, ये जिंगा गैंग चलता कैसे? विराट का सवाल सुनकर सचिन ने अपने हाथ की हथेलियों को देखते हुए कहा, मैंने बताया था ना, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये।
रास्ते में घूम रहे गरीब के बच्चे, घर से भागकर बड़े शहर में आ धमके अमीर के बच्चे, ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते। फिर 4-4 दिन तक भूखा रखते हैं और अचानक से 100 बच्चों के बीच 4 रोटी फेंकते हैं और कहते हैं लूटो। जिसने रोटी छीनकर खा ली उस बच्चे को आगे की ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। जो बच्चे सर कुचलना जानते हैं, दिमाग लगाना जानते हैं, उन्हें कंप्यूटर से लेकर कराटे तक की ट्रेनिंग दी जाती है और जो अपने आप को साबित नहीं कर पाते उनको खत्म कर दिया जाता है। लड़कियों को बेच दिया जाता है। सेलेक्ट किए हुए बच्चों को 5-5 साल तक खून, मारपीट और लूट वाली फिल्में दिखाई जाती हैं। उन्हें अपने ही दोस्तों के सामने मौत के मुकाबले में उतारा जाता है और जब वो बच्चे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें अपने अपने घर वापस भेज दिया जाता है। जिंगा गैंग के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए उन बच्चों को टास्क दिया जाता है कि उन्हें अपने ही माता पिता की हत्या करनी है। जो बच्चा अपने माँ बाप को मार देता है वो जिंगा गैंग का सदस्य बन जाता है और फिर पूरी जिंदगी जिंगा गैंग का परिवार बनकर जीता है। धीरे धीरे जिंगा गैंग अपने परिवार के सदस्यों को कुछ पैसे वालों के वहां बॉडीगार्ड के रूप में लगा देता है, जिन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें बिजनेसमैन की ऑफिस मिल जाती है तो वहीं कुछ लोग मंत्रालय पहुंच जाते हैं। सचिन की बात सुनकर विराट को ये बात समझ में नहीं आई कि इन सब का सम्राट के साथ क्या लेना देना। क्या सम्राट भी जिंगा गैंग का सदस्य था? और अगर हाँ तो क्या विराट को सोची समझी प्लानिंग के साथ कोठारी के वहां प्लेस किया गया था? समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में सम्राट और जिंगा गैंग का क्या कनेक्शन हो सकता है। विराट ने सम्राट की ओर देखा और सम्राट से पूछा, सम्राट सर, ये सचिन बता रहा है कि आपका और जिंगा गैंग का पुराना हिसाब है। क्या मैं जान सकता हूँ मामला क्या है? वैसे तो सम्राट इस बात पर कभी भी डिस्कस करना नहीं चाहता था, पर अब जब जिंगा गैंग ने फिर से सम्राट से दुश्मनी का ऐलान कर दिया था तो सम्राट को भी लगा कि उसे विराट को सब सच बता देना चाहिए। सम्राट ने 5 साल पहले की बात करते हुए कहा, ये सारा खेल 5 साल पहले शुरू हुआ था, जब मैंने हमारे इस घर के लिए सिक्योरिटी रखनी चाहिए थी और मैं बहुत सी सिक्योरिटी एजेंसी से बात कर रहा था। तभी रंगनाथ सिक्योरिटी एजेंसी से रंगनाथ करके एक आदमी मुझे मिलने आया। रंगनाथ नाम सुनते ही विराट समझ गया कि सम्राट किसकी बात कर रहा है। जयराम जी की महाराज जी, आपने रंगनाथ सिक्योरिटी से कांटेक्ट करके एकदम सही निर्णय लिया है। अब आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी के साथ डील करने के बाद आपको कोई भी गुंडे बदमाश परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही गुंडे बदमाश हैं। बोलते हुए रंगनाथ हंस पड़ा, लेकिन सम्राट को रंगनाथ की हंसी में छुपा सच थोड़े ही दिनों में पता चल गया। एक दिन सम्राट ने देखा रंगनाथ आया हुआ था और वो बेहद गुस्सा था। रंगनाथ ने गुस्से में सिक्योरिटी गार्ड के गले में पहना हुआ तावीज खींचा और सिक्योरिटी के मुंह में डाल दिया। 2 ही पल में सिक्योरिटी गार्ड मर गया और रंगनाथ उस गार्ड की बॉडी को लेकर चला गया। सम्राट ने रंगनाथ का पीछा किया। सम्राट ने देखा रंगनाथ ने अपनी गाड़ी एक गोदाम के पास जाकर रोक दी और गोदाम के पास छिपा कर रखा हुआ ड्रम बाहर निकाला और ड्रम को बजाना शुरू कर दिया। ड्रम की आवाज सुनते ही बहुत से लोग वहां जमा हो गए। सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि रंगनाथ किस तरह की सिक्योरिटी एजेंसी चला रहा है। लोगों को मार देता है और मारने वाले के साथी एक शब्द नहीं कहते, ना ही रंगनाथ को रोकते हैं। सम्राट रंगनाथ की बात सुनने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ा। जब सम्राट ने रंगनाथ की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। सब लोग सुन लो, कोठारी के घर पर हमें सिक्योरिटी का काम करते हुए 10 दिन हो चुके हैं, तो अब हमें हमारी असली मकसद पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। कल मैं सिक्योरिटी में और तगड़े और चैंपियन बंदे रखने की बात करूंगा। वैसे भी कोठारियों का घर इतना बड़ा है कि उनके घर के पीछे के मकान में क्या हो रहा है वो कभी देखने नहीं आएंगे।
तो हम छोटे बच्चों को अगवा करके उनके घर के पीछे के गोदाम में छिपा देंगे। इस तरह किसी को डाउट नहीं होगा, और जब वो बच्चे प्रोफेशनल खूनी लुटेरे हो जाएंगे तो हम उन्हें कोठारी के घर पर ही डाका डालने के लिए कह देंगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। भल्ला, अर्जन, राजन, श्याम जी और भालेराव, तुम 5 कल रात से सम्राट के वहां पर काम पर आओगे और रंगनाथ सिक्योरिटी के नाम की आड़ में जिंगा गैंग के लिए काम करोगे। और याद रहे, अगर गलती करी या गलती से भी पकड़े गए तो मुंह नहीं खोलना है, बस गले में पहने तावीज के अंदर के साइनाइड पाउडर को खा लेना है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। सम्राट के लिए तो ये बात बहुत शॉकिंग थी। घर लौटते समय भी सम्राट को ड्रम की आवाज, रंगनाथ की हंसी और जिंगा गैंग के मेंबर के मुंह से कहा जाने वाला मंजूर है ही सुनाई दे रहा था। सम्राट ने दूसरे ही दिन रंगनाथ को बुलाकर कह दिया, देखो रंगनाथ, मेरी बेटी चाहती है कि घर में लेडी सिक्योरिटी स्टाफ हो, इसलिए मैं आज से ही रंगनाथ सिक्योरिटी के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर जो हर्जाना भरना है वो भी तुम्हें मिल जाएगा। सम्राट के निर्णय के सामने रंगनाथ कुछ नहीं कर सका, पर कहीं ना कहीं रंगनाथ को आइडिया आ गया था कि सम्राट को जिंगा गैंग के कारनामों के बारे में पता चल गया है। लेकिन मेरी भी चुप, तेरी भी चुप की चादर तले पिछले 5 साल से जिंगा गैंग ने सम्राट हाउस पर कोई हमला नहीं किया था। फिर अचानक से जिंगा गैंग का इस तरह एक्टिव हो जाना कोई तो कारण अवश्य था, पर क्या वो सम्राट को भी नहीं पता था। जब शनाया इस सब से बहुत परेशान हो गई, उसने जाकर सारे बॉडीगार्ड्स को डांट लगाते हुए कहा, तुम सब किसी काम के नहीं हो। कोई तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम को बिगाड़ कर घर के अंदर चला आता है और तुम सबको पता भी नहीं चलता। अगर मुझे कुछ हो जाता या पापा को कुछ हो जाता तो? शनाया ने फिर विराट की ओर देखा और कहा, मिस्टर विराट राजगिरी, तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम कहाँ थे? क्यों लेते हो इतनी पगार? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए? शनाया की बात सुनकर विराट ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बल्कि विराट ने शनाया से शांति से कहा, तुम्हारी बात सही है शनाया, लेकिन तुम मुझे अपने कमरे को चेक करने तक का मौका नहीं देती। तुम्हें मेरा तुम्हारे पास वाले कमरे में रहना पसंद नहीं है, तो तुम मुझे बताओ गलती किसकी है? शनाया के पास विराट के सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन विराट ने अब शनाया को सुनाते हुए कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हें या सम्राट सर को कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर 5 साल बाद जिंगा गैंग ने ये सब फिर से स्टार्ट क्यों किया। एक ओर जहां विराट जिंगा गैंग के इरादे जानने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी ओर मानसी और रतन राम जी वात्सल्य डेयरी के पैसों का हिसाब कर रहे थे। वात्सल्य में काम करने वाला 20 साल का साहिल आया हुआ था और उसने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मानसी दीदी, मैं अंदर आ सकता हूँ? साहिल की आवाज आते ही मानसी ने पैसों की गड्डियां ड्रॉर में रखते हुए कहा, आ जाओ साहिल, बताओ आज क्या नया बनाया है तुमने? दरवाजा खुला और साहिल अंदर आया। साहिल अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर भीतर आया था और उसने मानसी के सामने उसे रखते हुए कहा, मानसी दीदी, मैंने अपने हाथों से रबड़ी बनाई है। मैंने सोचा है हम हमारे आसपास के इलाके में जितने भी वात्सल्य के दूध सेंटर हैं, वहां इस ताजी बनी रबड़ी को सप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो एक और आइडिया भी आया है। अगर हम गधी के दूध को लेकर एक वीडियो बनाएं जिसमें गधी के दूध के फायदे बताएं कि गधी का दूध बच्चों में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें, तो देखना दीदी, तहलका मच जाएगा। साहिल की बात सुनकर मानसी ने साहिल की तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है साहिल, तुम्हारा दिमाग तो बड़ा तेज चलने लगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी साइट से वीडियो के लिए तैयारी शुरू कर दो, और हाँ, ये रबड़ी जबरदस्त है, इसे सप्लाई करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। साहिल खुश होकर मानसी के कमरे से निकल ही रहा था कि रतन राम जी ने एक आह भरते हुए मानसी से पूछा, मुझे लगता है अब तुझे विराट से बात कर लेनी चाहिए। कम से कम वो ये डेयरी का बिजनेस तो संभाल लेगा।
वैसे मुझे ये बता, कल जब मैं तेरे कमरे में गया था तो वहां नान जी की वसीयत पड़ी थी और वो भी सील लगी हुई। तो क्या तूने अभी तक विराट को नान जी की वसीयत पढ़ने नहीं दी? अपने दादाजी की बात सुनकर मानसी ने रतन राम जी को बताया। नहीं दादू, सच कहूं तो मुझे लगता है कि वसीयत में नान जी दादू ने गुलाल के बिजनेस को लेकर जो बात लिखी है उसे शायद विराट समझ नहीं पाएगा। रिया की भी अभी अभी मौत हुई है, तो विराट उस माइंड सेट में नहीं है कि वो इस बात को समझ सके कि गुलाल को जब बनाया गया था तब उसको बनाने का रीजन कुछ और था, पर अनजाने में गुलाल एक नशे के पाउडर के रूप में फेमस हो गया और फिर पैसों ने सबकी जुबान पर ताला लगा दिया। आज हाल ऐसा है कि अगर गुलाल के बिजनेस को बंद करने के बारे में सोचे भी तो इंटरनेशनल मार्केट के माफिया हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मैं नहीं चाहती कि विराट को कुछ हो। विराट का नाम लेते हुए मानसी की आवाज ढीली हो गई। रतन राम जी ने मानसी के माथे को चूमते हुए कहा, मुझे पता है तू विराट के लिए अपनी जान भी दे सकती है और विराट की जान बचाने के लिए किसी की जान ले भी सकती है, पर फिर भी मैं चाहूंगा कि तू विराट को जल्द से जल्द नान जी की विल को पढ़ने का आग्रह करे, ताकि कल को विराट ये ना कहे कि तूने दोस्ती नहीं निभाई। मानसी अपने दादाजी की बात का जवाब देती उससे पहले ही दरवाजे के बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मानसी समझ गई कि दरवाजे के बाहर कोई है जिसने मानसी और रतन राम जी की सारी बातें सुन ली हैं। मानसी ने अपनी गन निकाली, दरवाजा खोला। मानसी के सामने साहिल खड़ा हुआ था। साहिल के पास दूध गिरा हुआ था और साहिल थर थर कांप रहा था। मानसी के हाथ में गन देखकर साहिल ने मानसी के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे गुलाल के बारे में कुछ नहीं पता। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, आपकी कसम। साहिल को इस तरह गड़गड़ाता हुआ देखकर मानसी जोर जोर से हंसने लगी। मानसी ने साहिल को अपने दोनों हाथों से उठाते हुए कहा, मुझे पता था तू हमारी बात छुप छुप के सुन रहा था। मैंने तो पहले ही दादू को इशारा करके बता दिया था कि चलो साहिल की टांग खींचते हैं। वैसे मुझे बता, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? मानसी की बात सुनकर साहिल के चेहरे से एकदम तनाव चला गया। साहिल ने अपने आंसू पोंछ लिए। इतना ही नहीं, साहिल ने मानसी से कहा, आप भी ना दीदी मुझे डरा दिया। क्या एक्टिंग करती हैं आप, जबरदस्त। हाथ में गन लेकर आ गई। मानसी ने तुरंत ही गन अपने माथे पर लगाते हुए कहा, है ना, गन असली लग रही है ना? पर ये असली नहीं है, देख मैं तुझे बताती हूं। इतना कहते हुए मानसी ने अपने माथे के बीचों बीच गन रखते हुए ट्रिगर दबाया, लेकिन गोली नहीं चली। यह देखकर साहिल खुश हो गया, तो मानसी ने साहिल के हाथ में गन देते हुए कहा, ले अब तू ट्राई कर। साहिल ने मानसी के हाथ से खुशी खुशी गन ले ली और अपने माथे के बीचों बीच गन रखते हुए ट्रिगर दबा दिया और साहिल का सर तरबूज की तरह फूटा। आसपास की दीवार, यहां तक कि मानसी का चेहरा भी साहिल के खून से लाल हो गया और साहिल मर गया। मगर गड़बड़ बस इतनी हुई कि गन की आवाज से डेयरी में काम करने वाले दूसरे लोग भी वहां आ पहुंचे और हल्ला मच गया। हे राम, साहिल ने अपने आप को गोली मार ली। कोई पुलिस को फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। पर साहिल के पास गन आई कहां से? मानसी दो पल के लिए तो हक्का बक्का रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि यहां इतना बड़ा सीन हो जाएगा। तभी वहां पुलिस आ पहुंची। पुलिस वैन से इंस्पेक्टर रजनी उतरी और उसने गाड़ी से उतरते ही मानसी से पूछा, मानसी जी, खबर के मुताबिक साहिल ने आपके सामने ही अपने आप को गोली मारी है। तो मरने से पहले साहिल ने कुछ कहा था? कोई टेंशन था? उसे कोई धमका रहा था? गर्लफ्रेंड का चक्कर, जुए की लत, कुछ बता सकती हैं? इंस्पेक्टर रजनी की बात सुनकर मानसी को भी लगा कि वो साहिल को लेकर कुछ स्टोरी बनाकर बात को निपटा सकती है। इसलिए मानसी ने कहा,
सच कहूं तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि साहिल ऐसा कुछ करेगा। साहिल ने मुझे कहा कि मेरी कैबिन के ड्रॉर में कॉकरोच है। फिर वो कॉकरोच भगाने कैबिन में गया और ड्रॉर में पड़ी मेरी गन उठा लाया और अपने आप को गोली मार दी। अब उसने ऐसा क्यों किया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर रजनी ने मानसी की बात मानते हुए कहा, ठीक है मानसी जी, आप एक बार पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे देना। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर रजनी निकल गई और मानसी ने राहत की सांस ली। मगर रतन राम जी ने मानसी को टोकते हुए कहा, साहिल को मारने की क्या जरूरत थी मानसी? उसे गोदाम में बंद करवा देती, उसकी जुबान काट देती। तुम अपने गुस्से पर काबू कब पाओगी? अगर विराट को गलती से भी तुम्हारी असलियत के बारे में पता चल गया तो तुम विराट को खो दोगी। रतन राम जी की बात सुनकर मानसी के माथे पर पसीना छा गया और उसी समय कोठारी हाउस में एक गाड़ी ने एंट्री ली। अब सवाल यह है कि कौन उतरेगा कार से, रंगनाथ या रुखी या कोई और?